प्यारे बच्चों, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस पेपर 2025 का फुल एनालिसिस, जिसमें मैं आपको सेट नंबर सी सॉल्व कराऊंगा। इसमें सारे सेट के केवल नाम अलग होते हैं, लेकिन उनके प्रश्न ज्यों के त्यों रहते हैं। तो आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को पूरा देखें और अपने पेपर में सही उत्तरों की जांच कर लें। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न था, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कम बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको मितभाषी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या कहलाता है? जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अब इसमें पूछा है कि प्रत्यय युक्त मतलब ऐसा कौन सा शब्द है चारों विकल्प में जिसमें प्रत्यय लगा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आप देखिए, इसको यदि अपन देखेंगे तो ता प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सुगम धन ता। सुगम एक शब्द बन जाएगा और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सुगमता। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भूखंड तवासा जल रहा है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। मैंने इधर आपके लिए पहचान लिखी है, यदि बीच में सा लगा हो, सी लगा हो, से लगा है या सरस लगा है, तो इस पंक्ति में क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार। अच्छा, उपमा अलंकार की पहचान होती है तुलना करना, किसी भी चीज की किसी से तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण। अच्छा, संयुक्त वाक्य तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जिनमें बीच में और, तथा, एवं ऐसे शब्द लगे होते, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये सेंटेंस अलग अलग भी हो सकते। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, तो ये जुड़े किससे हैं? एक कंजक्शन, ठीक है। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो यह कंजक्शन कहलाता है, जो बीच में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, 2 किलो शक्कर में विशेषण क्या है? अच्छा, 2 किलो शक्कर में विशेषण, तो यह एक आपका संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण हमने कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें एक संख्या लिखी है 2, तो 2 किलो शक्कर में आपका विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य है भावों विचारों का आदान प्रदान करना, एक किसी भी भाषा का मुख्य कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास? यदि आपने समास पढ़ा होगा तो ये जो बीच में लगा हुआ है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं बच्चों? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या कहलाता है? जब दो शब्द रहते हैं उनको जोड़ा जाता है तो वह योजक चिन्ह के बीच में जुड़ता है। अच्छा, योजक चिन्ह का मतलब होता है और, जब ये टूटता है तो और में टूटता है। जैसे ये शब्द लिखा है माता पिता, तो ये कैसे में टूटेगा? माता और पिता। तो इसमें समास है द्वंद्व समास। अच्छा, मैंने नीचे मेंशन किया है संख्या, तो जब भी द्विगुवाचक की बात होगी तब संख्या की बात होगी। जैसे मैं बात करूं नौ रत्न, तो नौ रत्न में कौन सा समास होगा? तो यह एक संख्यावाचक मतलब द्विगु समास होता है। मैंने अगला एक ऑप्शन दिया है जो बहुब्रीहि, उसमें मैंने बताया किसी अन्य का बोध। जैसे बात हो रही है दशानन की, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि यह बात हो रही है रावण की। तो इस प्रकार यदि आप समझ पा रहे हैं, तो जैसे रावण की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास कहलाता है किसी अन्य का बोध हो जाए। जैसे मैं बात करता हूँ दशानन हो गए, गजानन हो गए, जैसे ही मैं बोलता हूँ आपसे गजानन, तो आपके दिमाग में सीधा उत्तर आता है गणेश जी की बात हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, माता पिता में द्वंद्व समास होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना, यह किसका उदाहरण है? तो आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरे का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।
तो संधि विच्छेद कैसे होता है? यह इसमें दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का भी एक प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ू की मात्रा बनती है। बड़े से मतलब क्या है? बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा या बड़ा ऊ बनेगा। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? तो ये आ बनेगा छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए, या बड़ा आ या छोटा आ मिल जाए, या दोनों छोटे आ मिल जाए या दोनों बड़े आ मिल जाए। ऐसा ही छोटी बड़े ई से बड़ी ई बनेगी। ठीक है, बड़े ऊ कैसे बनेगा? छोटा ऊ बड़े ऊ से इस प्रकार बनेगी। अब यह भानु उदय में भानु लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी जैसा, छोटू की मात्रा लगती है नाम, और उदय आपने देखा होगा ऐसा लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भानु उदय का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दोहे के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोहे में कितनी मात्रा होती है। तो दोहे में 24 मात्रा होती है। अब कैसी 24 होती हैं? तो सम में होती हैं। सम मतलब दूसरा और चौथा जो लाइन रहेगी उसमें होती है 11-11 लाइनें। ठीक है ना, 11-11 मात्रा। अब विषम की बात करें तो पहली और तीसरी जो लाइनें होती हैं उसमें होती हैं 13-13 मात्राएं। तो इसमें पूछा है विषम चरणों में मात्राएं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 और 13। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अजनबी शब्द का हिंदी में रूप होगा। तो आपने देखा होगा अजनबी को हम क्या कहते हैं? अजनबी मतलब अपरिचित लोगों को हम अजनबी व्यक्ति कहते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आकाश नीला है वाक्य में आकाश क्या है? अच्छा, इसमें आकाश पूछा है, नीला नहीं पूछा है। तो मैंने बहुत से बच्चों का देखा है जो विशेषण लगा के आए। तो नीला होता विशेषण, क्यों? क्योंकि नीला विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है। अब इसने पूछा है आकाश, आकाश क्या है? तो आकाश है आपका संज्ञा। संज्ञा कैसा? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आकाश किसी का नाम भी हो सकता है, बादल भी हो सकता है। तो आकाश जो है वो संज्ञा है, और नीला यदि पूछा जाता पेपर में तो नीला हो जाता आपका विशेषण। ठीक है ना बच्चों? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। तो यह एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति क्या होती है? एक कोई भी सेंटेंस होता है उसका अलग मतलब निकलता है। जैसे ये कह रहा है एक अनार, अनार आप जानते हैं अनार एक फल है, लेकिन 100 लोग बीमार हैं। अब एक अनार को खाने के लिए 100 लोग हैं, तो इसका मतलब है वस्तु एक है लेकिन चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के चाहने वाले अनेक हों। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडलियां लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध थे? तो कुंडलियां थी गिरधर जी की कुंडलियां। आपने पाठ पढ़े होंगे तो उसमें सीधा लिखा आता है कुंडलियां किस व्यक्ति की फेमस है? तो एक कवि थे जिनका नाम था गिरधर। गिरधर जी की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न, रात का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, तो पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नलिनी रात का पर्यायवाची नहीं होगा। तो नलिनी किसका पर्यायवाची होगा? तो नलिनी का मतलब होता है कमल। क्या होता है नलिनी का मतलब? कमल। कमल का फूल आपने देखा होगा, तो नलिनी मतलब होता है कमल। अब रात के पर्यायवाची कौन कौन से? रजनी भी है, निशा भी है, विभावरी भी है। तो कौन सा नहीं है? नलिनी नहीं। चलिए, हमारा अगला पोर्शन स्टार्ट हुआ है, अगला भाग इंग्लिश का। तो मैं आपको सारे पोर्शन कराऊंगा, क्योंकि गणित तक मैंने आपको सॉल्व कराई है। तो आप पूरा पेपर देखें, और यदि आपको समझ आता है पेपर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। पिक द नेम विच वॉज नॉट दैट युधिष्ठिर's ब्रदर। तो युधिष्ठिर के जो भाई थे, ये ऑप्शन में से कौन नहीं था? तो आपको पता होगा भीम भी उनके भाई थे, युधिष्ठिर जी के भाई थे भीम। इसके बाद अर्जुन भी थे, अर्जुन भी थे। इसके बाद मैं बात करूं तो सहदेव भी थे, सहदेव सहदेव भी थे। अब कौन नहीं थे? तो शकुनी जी थे, शकुनी युधिष्ठिर के भाई नहीं थे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मैंने आपको मेरी 2 वीडियो में भी बताया था कि ऐसा अरेंज करने को एक
आएगा आपके पेपर में। तो ये अरेंज कैसे होगा? तो ये अरेंज देखिए, मैं आपको जमा के बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आप खुद देखिए, ये दिया है डैम्स। डैम मतलब आपने देखा होगा बांध, ठीक है। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। डैम आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है ना। एक नंबर पे आएगा डैम, दूसरे नंबर पे आएगा आर, तीसरे नंबर पे आएगा यूजफुल, इसके बाद आएगा फॉर अस। अस हमारा आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया 3 2 1 5 4। आप मिला लीजिए, देखिए 3 2 1 5 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बना के बता दिया है, मैं लिख दे रहा हूं इधर, आप देख लीजिए। डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, ये सही सेंटेंस रीअरेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि डैम जो है, बांध जो है, हमारे लिए यूजफुल मतलब उपयोगी है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, आई वेटेड फॉर द बस डैश फाइनली टुक अ कैब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत देर से इंतजार करने के बाद मैंने फाइनली कैब बुक कर ली, ठीक है ना। चूंकि उसको कहीं जाना था, तो वो बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा, लेकिन तब बस नहीं मिली, तब उसने कैब बुक कर ली। हमारा अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अच्छा, दो होते हैं, जब भी कोई एक सेंटेंस चलता है तो उसमें दो पार्ट कह लें अपन। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। अच्छा, तो हमारा सेंटेंस है, माय ब्रदर इज रीडिंग अ नॉवल। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो जनरली सब्जेक्ट जो है आगे वाले कहलाते हैं। तो आप देखिए, माय ब्रदर क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और बचा हुआ जो पार्ट होता है वो प्रीडिकेट कहलाता है। तो इज रीडिंग अ नॉवल क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फिमिनाइन जेंडर ऑफ गेंडर। ठीक, ये लिखा हुआ है गेंडर, GANDER। इसमें क्या पूछा है? तो इसमें फीमेल पूछा है, जेंडर का फीमेल पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा गोस, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गॉस या गूस, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विच वन द डिफरेंट फ्रॉम अदर। मतलब क्या है कि तीन एक से होंगे और एक अलग होगा। तो आप देख रहे हैं, मिल्क जो है वो लिक्विड में रहता है, वाटर जो है वो लिक्विड में रहता है, कॉफ़ी जो है वो भी लिक्विड में रहती है, लेकिन चॉकलेट लिक्विड में नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चॉकलेट अलग है। हमारा अगला प्रश्न है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड इज ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको प्रीफिक्स प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। तो मैनी ड्राइवर्स डैश ओवे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसओबे, ठीक है। प्रीफिक्स पूछा है इसने, या तो डिसओबे होगा या तो ओबेड होगा, इन दो में से आपका सही उत्तर होगा बच्चों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड्स डैश फ्रॉम द प्लेस टू द अदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइग्रेट। वर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम द प्लेस टू द अदर। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड्स जो हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास के लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिटर इज। तो बिटर का मतलब क्या होता है? इसमें बिटर का मतलब होता है कड़वा। कैसा बच्चों? कड़वा। बिटर मतलब होता है आपका कड़वा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपोजिट पूछा था, अपोजिट मतलब उल्टा। तो कड़वा का होता है मीठा, ठीक है। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑनर इज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑनर का ऑब्जेक्टिव होगा
एडजेक्टिव होगा ऑनरेबल, ठीक है ना, द एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑनर, तो इसका होगा ऑनरेबल। आपने सुना होगा ऑनरेबल, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चूज द एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो आपको एंड का क्या पूछा है, एंटोनिम्स। अच्छा, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची। तो इसने पूछा है आपसे एंटोनिम्स मतलब उल्टा। तो एंड मतलब क्या होता है, अंत या लास्ट। तो स्टार्ट मतलब क्या होता है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज हैविंग एडवर्ब। वर्ब जो है, वर्ब का एक ग्रुप दिया है, उसको अपन को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नीटली, स्लोली, ब्यूटीफुली, फुलिशली, यह सारे क्या है, यह सारे एडवर्ब का एक ग्रुप है। आपको दिख रहा होगा मोहन, टीना, राजा, गीता, ये नाउन्स है। पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट, है ना, ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये सारे अलग पेयर है। तो सही पेयर कौन सा है, ये वाला सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है सोहन डैश इन स्मॉल टाउन। यह आपको कौन सा बताना था, तो यह आपको बताना था सिंपल पास्ट में। टेंस आपने पढ़े होंगे, तो सिंपल पास्ट की पहचान क्या है, तो सिंपल पास्ट की है कि वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगता है। तो सेकेंड फॉर्म मतलब ईडी लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा सोहन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। हमारा अगला प्रश्न है राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंपैरेटिव डिग्री क्या कहलाती, कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन किया जाता है। ये किस वर्ड का पूछा है, तो गुड, गुड का कंपेयर होगा तो गुड, बेटर, बेटर होगी कंपैरेटिव, और बेस्ट क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। चल हमारा अगला प्रश्न है फाइंड द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन। आपको क्या बताना है, इसमें इंटरजेक्शन बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज। आपने यदि ये पढ़े होंगे इंटरजेक्शन, तो आपको पता होगा कि वाओ, ओ, इस टाइप से इंटरजेक्शन लगते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मैं बता देता वाओ या ओ, इन दो में से हो सकता है, लेकिन 95% इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न अब चालू हो रहा है जीके से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का कारण है। अच्छा, औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण मतलब क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनियोजित औद्योगिक विकास, मतलब बिना कोई योजना बना के यदि विकास करेंगे तो औद्योगिक प्रदूषण होगा। हमारा अगला प्रश्न है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य घटक क्या है। संचरणीय रोग क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। आपने देखा होगा खाने पीने की चीजें पे यदि घरेलू मक्खी बैठ जाती है तो वो उड़ के दूसरे खाने पर चली जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो रोग फैलते हैं वो फैलते हैं, तो उनको कहते हैं संचरणीय रोग। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.64%, 1.64% जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आपने साइंस में पढ़ी होगी, एक कहलाता है एक लैक्टोमीटर, ठीक है ना, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध में कितना पानी है और कितना प्योर दूध है इसका पता लगाया जाता है। तो किससे पता लगाते हैं, लैक्टोमीटर से।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? प्रदूषित जल से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा जो बीमारी है वो प्रदूषित जल पीने से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं? आपको पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं, ठीक है ना? तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे ओजोन। ओजोन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ओजोन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? तो आपको पता होगा कि अधिक जनसंख्या का कारण क्या है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। मतलब जो भी है, बच्चों का जन्म बहुत हो रहा है लेकिन मृत्यु जो है वो बहुत कम हो रही है, इसलिए भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। हमारा अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। यदि बच्चों आपने पुराने प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे तो कम से कम 30-35 प्रश्न जो है वह इस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किस राज्य की जनसंख्या? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की जनसंख्या। तो इधर के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपने अभी सुना होगा मेला भरा है प्रयागराज में, वो कहाँ आता है? तो वह भी उत्तर प्रदेश में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की दिनोदिन वृद्धि होती जा रही, इस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अभी आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, अब पूछा है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य। आपने देखा होगा मैप में बहुत ही छोटा सा है सिक्किम, तो जितना छोटा रहेगा उतनी जनसंख्या कम रहेगी, तो सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियां व पौधों में हरे भाग में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा हरा वर्णक जो है वो कहलाता है क्लोरोफिल। पत्तियां हरी किस कारण दिखाई देती हैं? पत्ती और पौधे के जो भाग हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो रेडियोधर्मी क्या है? रेडियो एक्टिव जो कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेडियो एक्टिव? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्टिंग। यह आपके 2022 के पेपर का क्वेश्चन आया है। यदि आप देखना चाहें तो मैंने 2 वीडियो पुरानी डाली थी, सारा पेपर मैंने सॉल्व कराया था, आप जाकर देखिए, कंपोस्टिंग वाला भी डला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। तो कौन कौन से 2 ज्योतिर्लिंग हैं? एक है उज्जैन। उज्जैन में मैं बात करूं तो महाकालेश्वर, आपने सुना होगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव है। हमारा दूसरा है खंडवा में। खंडवा में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो इसको कहते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी है वह ओम के आकृति के बने हुए हैं, तो
तो टोटल 11 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एक महाकालेश्वर है और एक ओंकारेश्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, हेडक्वार्टर पूछा था, किसका पूछा था? यूनाइटेड नेशन का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, भगोरिया पर्व मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति द्वारा भगोरिया नामक एक त्योहार मनाया जाता है या पर्व मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलखम। अच्छा, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि यह कब बना। तो मैं बता दे रहा, यह 2013 में मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बना। अच्छा बच्चों, मलखम्ब होता क्या? तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसा डंडा लगा रहता था घर के बाहर, तो जो भी कर्तव्य दिखाने वाले होते थे इस डंडे पे अपना एक कर्तव्य दिखाते थे, मतलब हाथ सीधा करना, पैर उल्टा करना, योग टाइप करना इस खंबे पे। तो इसको क्या कहा गया है? राजकीय खेल। कहाँ का राजकीय खेल? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आपको पता होगा ऑस्कर जो है सिनेमा का, जी, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर फिल्म पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने उज्जैन के बारे में बताया था, तो उज्जैन मतलब महाकालेश्वर, एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? महाकालेश्वर, जिसका नाम उज्जैन। ठीक है, ठीक है, तो उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारिया जनजाति जो है वो हमारे छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। अच्छा, एक मेले का नाम भी बता दे रहा मैं, इसका नाम है गोटमार मेला। गोटमार मेला, गोटमार मेला कहाँ भरता है? तो यह छिंदवाड़ा में ही भरता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कथक नृत्य जो है शैली का संबंध किस राज्य से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक नृत्य। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। उज्जैन में कौन है? तो महाकाल जी। महाकाल जी कहाँ है? उज्जैन में विराजमान है। और कौन सी नदी है? क्षिप्रा। अच्छा, नर्मदा जी की तो मैं बात कर रहा हूँ, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। किसकी जीवन रेखा कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी जी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मिलेट एम्बेसडर के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो अभी 2023 में, जी हाँ, कब? 2023 में मिलेट एम्बेसडर लहरी बाई को एक सम्मान मिला था, जिस कारण इनका यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, डिंडौरी से संबंधित है मिलेट एम्बेसडर, जिनका नाम है लहरी बाई। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को। अभी आपको पता होगा कि 9 मार्च आपका पेपर है, इसलिए इन्हें मार्च का ही प्रश्न पूछ लिया। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होगा सागर जिले में एक सूर्य मंदिर जो कि आपका रहली में है। रहली एक स्थान का नाम है। सागर जैसे ही आप जाएंगे तो एक फेमस जगह है रहली, उधर आपका सूर्य मंदिर है। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी।
तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था नर्मदा जी को, जी हाँ, नर्मदा जी को मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। और मैंने अभी इनके लिए नाम यूज किया था, क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। आप याद रखें, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। हमारा अगला प्रश्न विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है। अच्छा, विज्ञान की बात हुई है तो मैं आपको बता दे रहा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जी। वीनस को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपको पता होगा सूर्य के पास दो गैसेस होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है आपकी हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। यह दोनों गैसें रहती हैं तो यह नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऊर्जा कैसी होती है, तो नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के जो अणु रहते हैं छोटे छोटे, वह जुड़ के नाभिकीय संलयन क्रिया करती है, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम की बात हो रही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 25 सेंटीमीटर तक सामान्य व्यक्ति देख सकता है, मतलब बिना कोई चश्मे की मदद से देख सकता है। तो कितना देख सकता है, यदि उसकी आंख सही है और 6x6 का विजन बन रहा है तो वह कितनी न्यूनतम दूरी देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह प्रश्न बहुत बच्चे गलत करके आए हैं। कैसे गलत करके आए हैं, उनकी जल्दी जल्दी में गोला लग गया क्योंकि वो इसको पढ़े हैं रासायनिक परिवर्तन है और बच्चे लगा के आ गए हैं कोयले का जलना या लोहे में जंग लगना, बल्कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब वह किसी भी फॉर्म से बदल के अपने फॉर्म में वापस हो जाए, जैसे पानी का वाष्प बनना और वाष्प का पिघल के पानी बनना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी कोयले का जलेगा तो खत्म हो जाएगा एकदम, लोहे में जंग लगेगा एक समय बाद खत्म हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि नया पदार्थ बनता है। हमारा अगला प्रश्न है ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ गैस जो है, सीओ गैस ईंधन के अपूर्ण दहन में उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है, तो एक होता है डायनेमो, तो डायनेमो के उल्टा काम करता है विद्युत मोटर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर। मोटर के हम कह सकते हैं कौन सी मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती। यदि मैं बात करूं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता, तो इसका सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब डायनेमो से। ठीक है, तो अभी उत्तर है सी,
मोटर, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु यदि प्रकाश के सभी रंगों को अपने में ऑब्जर्व कर ले, ऑब्जर्व कर ले मतलब अवशोषित कर ले, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑब्जर्व कर ले, तो वह वस्तु का रंग कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, काला रंग हो जाएगा। तो आपको यदि इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। रंग यदि पूरे मिल जाते हैं, आप सभी प्रकार के रंग मिला दें, तो वो कौन सा रंग बनेगा? काला या ब्लैक। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आपको पता होगा आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा रोग, ग्वाइटर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्वाइटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैंने एक ग्राफ बनाया है, यह आपतित किरण गई है तो ये वापस निकली है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब ये जितना कोण बनेगा तो जो आपतित किरण से कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है, और जो परावर्तित किरण से बनता है तो उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर CO2। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न, ग्वाइटर रोग किससे संबंधित? अभी आया था घेंगा, घेंगा रोग को ही ग्वाइटर रोग कहते हैं, ठीक, घेंगा रोग। इसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसलिए घेंगा रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है या जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा, बाइनरी फ्यूजन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? नहीं होता। तो लेंस किस किस पदार्थ से बनता है? जल से बनता है, कांच से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, लेंस बनाने के लिए कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, सहजीवी का उदाहरण, सहजीवी का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से। तो आपको पता होगा सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अब विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग। मैं इधर लिख दे रहा, विटामिन डी से होता है रिकेट, B1 से होता है बेरी, और सी से होता है थायमिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो घेंगा रोग जो बात हो रही थी वो किसकी कमी से होगा? तो आयोडीन, इसलिए आयोडीन नमक खाने के लिए सभी लोग बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। अच्छा, अब आर्यभट्ट की बात आ रही है तो मैं आपको बता दे रहा, यह उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। तो प्रथम उपग्रह कौन सा रहेगा हमारा? अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। एंटासिड एक औषधि होती है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपच हो जाता है या पेट में गड़बड़ी हो जाती है तो वह एंटासिड लेता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला पोर्शन और लास्ट पोर्शन है गणित का। यदि आपको पेपर समझ आता हो, मेरे उत्तर यदि आपको सही लगते, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 100% अपने सॉल्व करे हैं,
सारे उत्तर 2 बार चेक किए, चूंकि आप लोगों का गलत ना हो। अब मैंने मैथ्स आपको पूरी हल कराई, तो आप पेपर को ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा 81 प्रश्न 81वां प्रश्न है, 5 की घात m भागित 5 की घात ऋण 3 बराबर है 5 की घात 5। अच्छा, तो आपको पता होगा जब भी गुणा में रहता है तो भागें जुड़ जाती हैं, क्योंकि यदि ऐसा गुणा है तो गुणा को घुमाते हैं तो प्लस बन जाता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। इसको आप याद रखना, जब भी गुणा रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी और भाग रहते तो घट जाते। अब इस वाले प्रश्न में भाग था, तो आप देखिए मैंने इधर लिख के रखा m 5 की घात m बटे में मैंने 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5 लिखा है। अच्छा, आपको एक नियम बता दे रहा, यदि कोई भी घात ऋण में है तो वह अपना बदल देती है, मतलब यदि नीचे है तो वह यदि ऊपर चली जाएगी तो गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। अगली स्टेप में मैंने भाग का गुणा कर दी, 5 की घात m गुणित 5 की घात 3 हो गई। ये माइनस कहाँ चला गया, यह कट गया है ना, ऊपर जाके आप कर लें, प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो गया, बराबर 5 की घात 5। अब आप देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 5 5, यदि आधार एक सा है तो 5 की घात m धन 3 हो गई बराबर 5 की घात 5 हो गई। अब आप देखिए इस 5 से यदि हम इस 5 को काट देते हैं तो m धन 3 बराबर हो गए 5। अब यदि आप पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर क्या कहलाता है, साइड चेंज करना। आप धन का 3 या प्लस का 3 जो है वो दूसरी साइड ले जाएंगे। हम जब दूसरी साइड ले गए तो हमने देखा कि 3 माइनस में हो गया। आप देखिए मैंने इधर आपको बता दिया ये माइनस में हो गया, तो 5 माइनस 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है ना। आपको यदि समझ आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें और स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पेपर में हल कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन ने एक बाइक कितने में खरीदी, तो रोहन ने एक बाइक 75,000 75,000 रुपये में खरीदी। वह इस पर 20% का लाभ कमाकर इसे बेचना चाहता है, तो बाइक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको मैंने इधर लिख दिया है, आपने कितने में खरीदी थी, तो 75,000 में खरीदी थी। आपने कितना लाभ लिया, तो 20% का लाभ लिया। तो आप क्या करेंगे, 75,000 का 20% ले लेंगे, तो हमारा आ गया 15,000। अब आप क्या करेंगे, 75,000 वो और 15,000 ये, आप दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो हमें 20% का लाभ लेने के बाद हम 90,000 रुपये में आपकी गाड़ी बिक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो चित्र में क्या है आपको मैं बता दे रहा, ये लाइन और ये लाइन आपको बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि बीच में एक कटान बिंदु है, तो ये इससे यह हो गया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को बराबर कर देता हूँ। देखिए आप, मैंने इधर हल करके रखा है 3x + 1 = 2x + 4। मैंने इधर पक्षांतर किया। पक्षांतर क्या होता है, नंबर नंबर वाले एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। ये 2x में इधर उठा के लाया तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, और ये 1 इधर भेजा तो 1 प्लस में था माइनस में हो गया। तो 3x - 2x बराबर हो गए 4 - 1। तो 3 में से 2 गए, कितने बचे 1x, और 4 में से 1 गए तो 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रेखिक व्यंजक है। अच्छा, रेखिक व्यंजक मतलब क्या कहलाता है, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए मेंशन करके दिया है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, जहां अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात या मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो। तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 2 वाला है, गलत हो जाएगा। ये 2 वाला है, ये गलत हो जाएगा। ये 3 वाला है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इस पे x पे कोई भी पावर नहीं लगी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पे 1 पावर लगी हुई है, 1 की पावर लगी हुई है।
ठीक है, तो आप समझ गए रैखिक व्यंजक मतलब न्यूनतम घात एक होनी चाहिए, अधिकतम घात भी एक होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है x का माप ज्ञात कीजिए। तो x का माप ज्ञात करना है हमें। चलिए ठीक है, तो आपको पता होगा कि बाहर बाहर कोण, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, तो तीनों बाहर के कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तीनों बाहरी कोणों का माप 360 डिग्री होता है। आप देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है, तो कैसे सॉल्व किया है? 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू ये लिखा है, जो आपको दिख नहीं रहा, इधर लिखा था मैंने 360 360। अब देखिए 125 125 125 125 250, धन हमने इसको मान लिया x बराबर 360। अब आप देखिए मैंने क्या किया, तो मैंने ये 250 को इस साइड भेज दिए, पक्षांतर अभी अपन ने देखा, तो x बराबर कितने आ गए? 360। 360 में से 250 चले गए, 360 में से जब 250 चले जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा 110। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, समीकरण 3x बराबर 20/7 माइनस एक्स का मूल क्या है? तो मूल मतलब क्या होता है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही हमने सॉल्व किया तो x वाला 3x अपनी साइड है, 20/7 माइनस एक्स। अब मैंने लिख दिया इधर पक्षांतर। पक्षांतर क्या कहलाता है? एक एक्साइड करना। जैसे ये x था, तो x मैंने क्या किया है? x मैंने पक्षांतर कर दिया है, तो x इधर आ गया, तो 3x प्लस एक्स, प्लस क्यों? क्योंकि ये माइनस था तो प्लस में आएगा, इक्वल कितने हैं? 20/7। 3x धन x हो गए 4x, 20/7। अब आपको पता होगा हम पक्षांतर जब भी करते हैं तो पक्षांतर कैसे करते हैं, हमें एक एक साइड ले लेते हैं, तो हमें x का मान चाहिए तो हमने x को बचा लिया, ये 4 गुणा में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, तो पहले था 20/7 और नीचे 4 आ गया, मैंने इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5/7। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5/7। ठीक है, यदि आपको स्पीड भी तेज लग रही है तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई 2013 है, 1/x धन 1/y भी 2013 है, तो x और y की वैल्यू बताना। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है 1/x धन 1/y बराबर 2013। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जब भी भिन्न को जोड़ते हैं, जैसे मान के चलो 1/5 धन 1/4 होता, जब भी हम इनको जोड़ते तो कैसे जोड़ते? इस 4 का इस 1 में गुणा होता, 4 एकम 4, और इस 1 में इस 5 का होता 5 एकम 5, और नीचे का नीचे से गुणा होता तो 5 चौके 20। इसी टाइप से हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x का 1 में हो गया तो x आ गया, y का इसमें हो गया 1 में तो y आ गया, और नीचे का नीचे से गुणा कर दिया तो x y आ गया। अब बराबर कितना रखा है? तो बराबर 2013 हमारे पास रखा। अब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 2013 है, तो हमने इधर रख दी, एक्स वाई की पता नहीं थी, नहीं रखी, बराबर में 2013। अब मैंने अभी आपको बताया था आमने सामने यदि एक से रहे, सेम सेम रहे तो काट सकते हैं। ठीक है, और 2013 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने मान लिया एक था, अब हमने काट दिया था आमने सामने, तो एक्स वाई के सामने हमारा उत्तर आ गया एक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, 88वां प्रश्न है। एक आपके सामने क्वेश्चन दिया है, तो मैंने लिख दिया है 81। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित 9, 9 नाम 81, 9 का वर्ग होता है 81, तो मैंने 81 की जगह पे ये देखिए मैंने 9 रख दिया है। अब 16 अपनी जगह था, तो 16 और 9 कितने हो गए? तो 25 हो गए। 25 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? जैसे 2 बार लिखा रहता है तो एक बार बाहर आ जाता है, 5 बाहर आ गए, तो 59 धन 5, 59 प्लस 5 कितने हो गए? 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणित 8, 8 अठैया 64, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न, एक आपके सामने पाई चार्ट दिया हुआ है, तो पाई चार्ट आप देख लीजिए, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ।
आप देखिए सारी चीज़ों के परसेंटेज दिए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 15%, किराए पर 10%, परिवहन पर 5%, अन्न पर 20%, बचत पर 15%, कमरे पर 10%, खाद्य पर खाने पीने पर 25% खर्च करता है। अब हमारा प्रश्न है, यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये, तो आप देखिए बचत प्रतिशत कितना था, 15%। बचत प्रतिशत 15 है, बचत रुपए 3,000, तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x का 15% बराबर 3,000, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कितना 2 से कट गया और 2 जीरो ये बचे थे तो 2 जीरो मैंने लिख दिए, बटे 100 तो ये चलेगा। तो इसकी आय कितनी थी, टोटल इनकम थी 20,000 रुपये महीने की। अब ये कह रहे हैं कि मासिक व्यय कितने पर, कपड़े पर। आप देख पा रहे हैं कपड़े पर 10% खर्च, तो मैंने ये साइड में लिख दिया है, मैं इधर आपको सॉल्व करा के बता दे रहा हूँ। 20,000 था और 10% जो है वो किस पे खर्च कर दिए, कपड़े पर। प्रश्न में भी कपड़े पर पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2,000 रुपये इसने मासिक खर्च कर दिए हैं कपड़े पर। हमारा अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 15% की ब्याज दर से उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा और 2 वर्षों के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। कितनी राशि का मतलब है मिश्र धन। मिश्र धन क्या कहलाता है, जब भी कोई व्यक्ति ब्याज से पैसे लेता है और कुल राशि वापस करता है, मतलब मूलधन धन ब्याज मिश्र धन कहलाता है। मैंने सूत्र लिखा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो आप इसको इसमें जमा लेते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, आपको जमा के बता देते हैं। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, दर कितनी है 2 और समय कितना था, समय हमारा था 2 वर्ष और दर कितनी थी 15%, ठीक है, बटे 100। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो ये बचे, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 3,000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसने पूछा है ब्याज बताओ पहले और इसके बाद आप मिश्र धन बताना, तो ब्याज हमारा कितना मिल गया 3,000। अब इसके बाद कुल कितनी राशि वापस करेंगे, 10,000 वो वापस करेंगे और 3,000 ब्याज मिलाएंगे। इस प्रकार 13,000 की राशि वापस करनी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने आपको इसी में हल करके बता दिया है। देखिए मैं आपको काटना और बता दे रहा, मान के चले हम 3 से काटते हैं, तो 3 से हमने काटा 3 टाइम करता है, 3 त्रिका 9, ठीक, तो इधर 3 बचता। अब हमने कैसे काटा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 काटा, फिर हमने 5 से काट लेते, फिर हम 7 से काट लेते, 7 दूनी 14, फिर हम 4 से काटते तो 4 दूनी 8, ठीक, इस प्रकार से हम काट लेते। तो हमारा कटने के बाद बच रहा है 1/2। जब भी आप 1 में 2 का भाग देंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5। कैसे आएगा, हमने 0 लगा लिया, नहीं जा रहा तो इधर भी 0 लगा लिया, फिर हमने दशमलव लगा लिया, एक है ना डेसिमल लगा लिया, फिर हमने किया तो 2 पंचे 10 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 0। अब मैंने इधर लिखा था ऋणात्मक ऋणात्मक मिलके धनात्मक होते, क्यों, क्योंकि एक ऋण ये वाला था एक ऋण ये वाला था, तो दोनों ऋण मिलके धन में बदल जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में शहर की जनसंख्या यदि 20,000 थी, इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो जाती, तो 2000 सन के अंत में जनसंख्या कितनी होती। तो मैंने लिखा है 20,000 थी, दर कितनी दर से बढ़ रही है 5% से, तो 20,000 का मैंने ले लिया है 105 गुणे 105 गुणे 105%। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 23,152.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23,153। 0.50 अपन बढ़ा के ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा 23,153 है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, 2,400 रुपये पर 5%
की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक से एक फॉर्मूला याद करा दे रहा। जब भी आपको CI और SI का अंतर पूछा जाए तो आप एक फॉर्मूला याद कर लें, PR⁴ ठीक, यही मैंने आपके लिए इधर लिख दिया है। आप देखिए PR² / 100 तो मैंने P की जगह मूलधन 2400 रख लिया है, R मतलब दर 2 बार 5 × 5 रख लिए, 100² मतलब 100 × 100 रख दिए। अब हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए थे 2400 के, 5 से काटा हमने तो 5 दूनी 10, 20 बार कटा, फिर 5 से काटा तो 5 चौके 20, फिर 4 से काटा तो 4 छिंग 24। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया है 6। सही उत्तर होगा 6, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? अच्छा, घन क्या कहलाता है? जिसमें जोड़ा 3 का बनता है। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है 216 का जोड़ा बन रहा है 6 × 6 × 6, 343 का बन रहा है 7 × 7 × 7, 1000 का बन रहा है 10 × 10 × 10 और 100 का नहीं बन रहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 × 10 एक वर्ग है, इसलिए यह एक घन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, 5607 में कौन सी छोटी संख्या घटानी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 131। कैसे 131 होगा? मैंने इसको आपको एक विधि से हल करके दिखाया है। इसको बोलते हैं भाग विधि। आपने 7 ले लिया तो आपको 7 ही लेना पड़ेगा, 7 7 49। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि 8 ले लेंगे तो 8 8 64 हो जाता, तो 56 हम 56 से कम चाहिए, 7 7 49। तो आपने देखा 7 बच गए, इस बार हमने 07 नीचे उतार लिया, देख पा रहे हैं। फिर हमारा 7 और 7 14 आ गए। अब ये इसके पीछे हम जो भी नंबर लेते उसी से हमें गुणा करना पड़ता। तो हमने ले लिया 4, फिर हमने 4 का गुणा किया तो 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 17 की 7 हासिल किए, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमने ले लिया 576। ये हम घटाएंगे तो हमारा आ गया 131 ऐसा। तो इस प्रकार हम 131 यदि घटा देंगे तो हमारी जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 की घात ऋण 1 धन 4 की घात ऋण 1 धन 5 की घात ऋण 1 की घात 0। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है x⁴ यदि 0 होती है तो इसका मान हो जाता है 1। किसी भी घात पावर 0 होती है तब मान 1 हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा उत्तर सही हो गया है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए जब घात ऋणात्मक होती है तो a/b का क्या हो जाता है, b/a। इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक घात जो है वो धनात्मक घात में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 1/2 का हमने कर दिया 2/1, तो घात धन की हो गई। इस प्रकार आप देखिए 3/1 घात धन की हो गई, इस प्रकार 4/1 तो घात धन की हो गई। अब नीचे का 1 है तो घात मतलब 1 ही होगा, तो 2 दूनी 4 हो गए, 3 त्रिका 9 हो गए, 4 चौके 16 हो गए। इस प्रकार आप सभी को जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 और 4 29। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 29। हमारा अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि x का मान कितना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक यदि ऐसी रेखा बनी है, रेखा पर यदि 2 कोण बन रहे हैं, एक लंब डल गया तो 2 कोण बन रहे हैं, तो 2 कोण मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। आप देखिए ये यदि 2 आपको रेखाएं दिख रही हैं, एक रेखा इसको हम L कह देते हैं, इसको M कह देते हैं। 2 रेखाओं पर एक प्रतिच्छेदी रेखा डली हुई है जो दोनों को काट रही है। तो आप देखिए इसमें 2 कोण बन गए। तो मैंने ये x जो है ये मैं मान लूं 108, तो ये कितना होता? तो ये 72 होता। ठीक है, तो अब आप देखिए यदि ऐसा ही सेम होते तो ये 108 है तो ये भी 108 होगा, और ये 72 है तो ये भी 72 होगा। मैं आपको इस वाले रूल से चेक करा देता हूँ।
ये यदि x 108 है तो बाकी का बचा कितना कोण, तो 180 में से हम 108 घटा देते, तो 108 घटा देते तो हमारे 72 बन जाते। ठीक है, तो आप याद रखें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108 डिग्री। कैसे हुआ, क्योंकि अब मैं एक रूल्स और बता दे रहा, यदि ये एंगल और ये एंगल, एक एंगल ये बन रहा है, दोनों आमने सामने के एंगल को जब हम जोड़ें तो 180 डिग्री हो जाए, तो यदि 108 ये था तो ये वाला कितना होता, तो ये वाला 72 हो जाता। ठीक है, कैसे हो जाता, हम 180 में से 108 घटा देते तो हमें कितना मिल जाता, 72 मिल जाता, तो ये कोण कितने का हो जाता, 72 डिग्री। अब ये 72 का हो जाता तो बाकी का जो x वाला भाग बनता तो ये भी 108 रहता। क्यों, क्योंकि लाइन पे जो भी कोण बनेगा वो कितने का बढ़ेगा, 180 का। इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 108 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक त्रियक रेखा, अभी ऊपर वाला चित्र आया है, देखिए, यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जब त्रियक रेखा एक ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो अभी मैंने आपसे बताया था ये जैसे कोण बने हैं तो ये कोण कितने के बने हैं, 180 डिग्री के, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। अब मैं बात कर लूँ, यदि संपूर्ण एक गोला होता, एक संपूर्ण चक्र होता, तो ये कितने का बनता है, तो यह 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनता है। हमारा अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर वर्ग है और एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात करें। तो मैंने आपके लिए इधर लिखा हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2। अच्छा, d1 d2 क्या है, तो d1 d2 दो विकर्ण है। देखिए, समचतुर्भुज की यदि मैं बात करूं तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज बनता है। ठीक, समचतुर्भुज का मैं चित्र बना दे रहा हूं। समचतुर्भुज कैसा बनेगा, तो समचतुर्भुज कुछ इस टाइप से समचतुर्भुज बनेगा, वर्ग से थोड़ा सा टेढ़ा करके समचतुर्भुज। इसमें दो विकर्ण खींच दिए मैंने। ठीक, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। आप पुस्तक में देखेंगे तो ये ऐसा लिखा मिलेगा, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास दो विकर्ण है जिसमें से एक विकर्ण पूछा, एक दिया हुआ है, तो मैंने एक विकर्ण मान दिया d1 और एक विकर्ण हम मान लेंगे d2। ठीक है ना, चलिए, तो आप देखिए इधर 240 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है, बराबर 1/2 गुणे 16, एक विकर्ण दिया है और d2 हमने ले लिया है, d2 ज्यों का था। तो अब हमने क्या किया, 240 अपनी जगह पर रखा था, 1/2 गुणित 16 और एक विकर्ण हमने d2 ले लिया था। अब आपको पता है जब भी पक्षांतर होता है तो ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 240 गुणित 2 और 16 जो है ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे। अब आप देखिए इसे हम काट दें, 2 अट्ठे 16, अब 8 से काटते तो 8 3 24, तो इस प्रकार 30 बार कट जाता। तो हमारा सही उत्तर आप देखिए, मैंने इधर सॉल्यूशन भी किया हुआ है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मैंने आपको सारे प्रश्न हल करा दिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सारे बच्चे अपने पेपर में सही उत्तर लगा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।